हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। आज हम आपके लिए एक एकदम ही नई फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है केसरी 2। ये मूवी जलियांवाले बाग इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कहानी की शुरुआत में हम जलियांवाले बाग का सीन देखते हैं। यहाँ हजारों लोग इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का देखता है कि उसके ऊपर से एक मिलिट्री प्लेन निकल रहा है और उसके निकलने के थोड़ी देर बाद जनरल डायर अपनी सिपाहियों के साथ वहां आ जाते हैं। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते, जनरल डायर अपने सोल्जर्स को फायर करने का ऑर्डर दे देते हैं और वहां पर एक बहुत ही खतरनाक नरसंहार होता है जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अगले सीन में हम पास्ट में चलते हैं। जब 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तब अंग्रेजी फौज की हालत बहुत बुरी थी। तब उन्होंने इंडियंस से वादा किया कि अगर आप हमारी मदद करेंगे जीतने में तो हम आपको आजाद कर देंगे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई और अंग्रेजी फौज जीत गई तो उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और उल्टा इंडियंस पर और जुल्म करना स्टार्ट कर दिया। उनके इस एक्शन पर कृपाल सिंह नाम के एक फ्रीडम फाइटर ने आवाज उठाई जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर भी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोर्ट में ही केस कर दिया, जिसके बाद पंजाब के गवर्नर अपने एडवाइजर तीरथ सिंह से मिलते हैं जो कि एक इंडियन रहते हैं। वो उनसे कहता है कि हमें कृपाल सिंह को चुप कराना होगा, इसके लिए हमें उसे जेल भेजना है। तब तीरथ सिंह कहता है कि मेरी नजर में एक लॉयर है शंकर नायर, जो कि आज तक कोई भी केस नहीं हारा है, वो उसको आराम से जेल भेज देगा। जिसके बाद तीरथ जाकर मिस्टर नायर को अंग्रेजों की तरफ से हायर करता है और बताता है कि कृपाल सिंह ने ब्रिटिश क्राउन पर केस किया है और हमें कुछ भी करके ये केस जीतना है और उसे जेल भेजना है। नायर इस केस को लड़ने के लिए मान जाते हैं। वो कोर्ट में एक बॉम्ब ब्लास्ट के केस को कृपाल सिंह से लिंक कर देता है क्योंकि जिन्होंने ये ब्लास्ट किया था वो उसी के कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। नायर ऐसी ऐसी दलीलें देता है जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और जज भी उसकी बात से कन्विंस होकर कृपाल सिंह को कुछ समय के लिए जेल भेज देते हैं। जाते जाते कृपाल सिंह नायर से कहता है, तुम लॉयर अच्छे हो लेकिन गलत लोगों की तरफ से लड़ रहे हो। इस बात पर नायर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं पंजाब के गवर्नर नायर को थैंक्स बोलते हैं उनको जीत दिलाने के लिए और वो उनसे कहते हैं कि ब्रिटिश क्राउन आपको सर की उपाधि देना चाहता है। जिसके बाद एक सेरेमनी होती है जिसमें नायर को ब्रिटिश क्राउन सर की उपाधि देता है और उसी दिन जनरल डायर जलियांवाला बाग में नरसंहार करता है। वहां पे सारे सैनिकों के जाने के बाद सिर्फ एक ही लड़का जिंदा बचता है जो कि लाशों को देखकर बहुत रोता है। इस कांड के बाद पंजाब के गवर्नर जनरल डायर को डांटता है और उससे कहता है कि अगर ये खबर बाहर चली गई तो सारे इंडियंस हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो तीरथ से जलियांवाले बाग की खबर को दबाने को बोलता है। तब तीरथ अपना काम कर देता है। वो प्रेस में सोल्जर्स को भेजकर सारे न्यूज़पेपर्स को जलवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोग सच सामने लाने की कोशिश करते हैं। तब अंग्रेजी सरकार उन्हें 25 रुपए का मुआवजा देकर उनका मुंह बंद कर देती है, पर तब भी कुछ लोग अपनी आवाज उठा रहे होते हैं। तब तीरथ गवर्नर से मिलकर कहता है कि हमको इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए एक कमीशन बैठानी चाहिए जिसमें सारे मेंबर्स अंग्रेज होंगे और वो हमारे फेवर में ही फैसला सुनाएंगे। गवर्नर को तीरथ का ये प्लान अच्छा लगता है, इसलिए वो जलियांवाले बाग के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक वॉइसरॉय कमीशन बनाता है जिसमें नायर भी शामिल रहता है। जब नायर कमीशन मीटिंग में जाता है तो उसे वही लड़का मिलता है जो जलियांवाले बाग कांड में जिंदा बचा था। वो एक पोस्टर लिए खड़ा था जिसमें यह दिखाया गया था कि अंग्रेजों ने कितनी बेरहमी से वहां पर लोगों को मारा है। नायर ये सब देखकर अंदर जाता है। मीटिंग में वो लोग अपने में ही लगे रहते हैं। तब नायर उन लोगों से एक सवाल पूछता है, अगर लोगों के हाथों में हथियार थे तो कितने अंग्रेज ऑफिसर्स घायल हुए? इसका जवाब उसको कोई नहीं देता। मीटिंग के बाद नायर तीरथ से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम लोग सच क्यों छुपा रहे हो? तभी वहां पर जनरल डायर आता है और उसके पीछे जानिसार नाम का एक आदमी भी। जानिसार एक सोल्जर रहता है और वो जनरल डायर की कंप्लेन करने आता है, पर यहाँ कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उसकी कंप्लेन को जनरल डायर खुद अपने हाथों से फाड़ देता है। नायर वहां से बाहर जाकर उस लड़के से मिलता है और उससे पूछता है कि तुमको स्कूल नहीं जाना है क्या? तब वो लड़का उसको बताता है कि मेरी माँ और मेरी बहन को बिना वार्निंग दिए मार दिया गया, मैं पढ़ लिख कर क्या करूंगा। वो अपने बनाए हुए पोस्टर्स नायर को दिखाता है जिसको देखकर नायर काफी उदास होता है। अगले दिन कमीशन का फाइनल डिसीजन आता है जिसमें अंग्रेज जनरल डायर को नॉट गिल्टी बोलते हैं, पर नायर उसे गिल्टी डिक्लेयर कर देता है, पर उसकी इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तब तीरथ उससे कहता है, अंग्रेजों से मत भिड़ो वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी।
नायर भी यहाँ पर बहस नहीं करता और अपना काम खत्म होने के बाद वो वापस जा रहा होता है। तभी उससे मिलने स्टेशन पर दिलप्रीत नाम की एक लॉयर आती है। वो उसको बताती है कि वो 13 साल का बच्चा अब मर चुका है, उसने अपनी नस काट ली। ये सुनकर नायर को बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं 2 दिन बाद दिलप्रीत कोर्ट में जनरल डायर के खिलाफ केस कर देती है। उसके ऐसा करने से सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो केस एक ऐसे जज के पास जाता है जो कि इंडियंस को पसंद करता है और उसके कोर्ट की सारी हेयरिंग्स हिंदी में ही होती हैं। तब तीरथ डायर से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो एक छोटी लॉयर है, हम उसको आसानी से कोर्ट में हरा देंगे। और फिर पहली हेयरिंग के ही दिन दिलप्रीत सबको बताती है कि ये केस मैं नहीं बल्कि मिस्टर नायर लीड करेंगे। नायर का नाम सुनकर वहां बैठे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अगले सीन में हम फ्लैशबैक में चलते हैं। नायर दिलप्रीत से मिलने के बाद ट्रेन में ही डिसाइड कर लेता है कि वो ये केस लड़ेगा और डायर को सजा दिलवाएगा। ये लोग केस से रिलेटेड सारे सबूत इकट्ठा करते हैं। प्रेजेंट टाइम में नायर सारे सबूत कोर्ट में पेश करता है। उसके पास इतने सबूत रहते हैं कि जज उसका केस एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब हर न्यूज़पेपर में जलियांवाले बाग के आर्टिकल्स आने लगते हैं। गवर्नर जनरल डायर और तीरथ से कहते हैं अगर क्राउन तक ये बात पहुंच गई तो दिक्कत हो जाएगी। तब तीरथ कहता है मेरे पास एक आदमी है जो हमको जीत दिला सकता है, मैकेनली। वो नायर का दुश्मन है और बहुत अच्छा लॉयर भी। अगले सीन में हम देखते हैं तीरथ मैकेनली से मिलने जाता है और उसको केस लड़ने के लिए मना लेता है। मैकेनली जब कोर्ट में आता है तो वो सबसे पहले प्रेस वालों को कोर्ट से बाहर करने की डिमांड करता है। नायर इस पे ऑब्जेक्शन उठाता है पर जज मैकेनली की बात मानकर सभी मीडिया वालों को कोर्ट से बाहर भेज देते हैं। फिर मैकेनली जज से कहता है कि 13 तारीख को जो भी जनरल डायर ने किया उसके पीछे एक वजह थी। 10 तारीख को एक अंग्रेजी लड़की मार्था के साथ डंडा फौज के आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से जनरल डायर को 13 तारीख को वो कदम उठाना पड़ा। फिर वो मार्था को कटघरे में बुलवाता है और मार्था वहां आकर सबको बताती है कि 10 तारीख को मैं जब कॉलेज से अपना काम खत्म कर घर जा रही थी तभी एक लड़का वहां आया जिसने मुझे जबरदस्ती एक रूम में ले जाकर मेरा रेप किया। जिसके बाद मैकेनली कहता है कि रेप करने वाला और कोई नहीं बल्कि डंडा फौज का लीडर तनवीर चौधरी था और जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया तो उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया जिससे उसको जेल हो गई और डंडा फौज वाले भड़क गए। जिसके बाद उन्होंने 13 तारीख को एक खतरनाक प्लान बनाया अंग्रेजों से बदला लेने का। इसलिए जनरल डायर को उस वक्त उन लोगों पर हमला करना पड़ा। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद जज कोर्ट की डेट आगे बढ़ा देते हैं। हेयरिंग के बाद मैकेनली तीरथ से मिलता है और उससे कहता है कि हमें एक खबर फैलानी होगी कि नायर रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। तीरथ उसकी बात मानकर नायर का नाम हर जगह बदनाम करने लगता है। यहाँ तक कि लोग नायर के मुंह पर काली इंक भी डाल देते हैं जिससे नायर को बहुत बुरा लगता है पर वो अभी भी हार नहीं मानता। इसके बाद दिलप्रीत मार्था के कॉलेज में जाती है और उस जगह को इन्वेस्टिगेट करती है जहां पर उसके साथ रेप हुआ था। वहीं नायर तनवीर चौधरी का सामान देखता है और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन लोगों के हाथ कुछ इंपॉर्टेंट लग जाता है। अब अगली हेयरिंग के दिन दिलप्रीत मार्था से सवाल जवाब करती है जिससे हमको पता चलता है कि मार्था का कोई रेप नहीं हुआ था बल्कि वो अपने स्टूडेंट तनवीर चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी और इन दोनों को कॉलेज के प्रिंसिपल ने साथ में देख लिया था। जिसके बाद उन लोगों ने उस पर प्रेशर डाला कि वो एक पुलिस कंप्लेन करे और झूठी गवाही दे। सच सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और मैकेनली का प्लान फेल हो जाता है। तब जज तनवीर चौधरी को तुरंत रिलीज करने का ऑर्डर देते हैं और साथ ही वो उन सब पे इंक्वायरी करने का भी ऑर्डर देते हैं जिन्होंने उसको फ्रेम किया था। साथ ही जज अगली हेयरिंग की तारीख देते हैं और नायर से कहते हैं कि आपको उस हेयरिंग में एक गवाह पेश करना होगा, नहीं तो हम जनरल डायर का मुकदमा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब नायर रात में काफी परेशान होता है क्योंकि उसके पास कोई भी गवाह नहीं रहता। तभी उसे जान निसार की याद आती है और वो उससे मिलने जाता है। जान निसार उसको अपनी सारी बातें बताता है और कहता है कि एक ऑफिसर है जो हमारी हेल्प कर सकता है। ये लोग जनरल डायर के जूनियर ऑफिसर्स के साथ मिलकर उसकी मिलिट्री मेडिकल रिकॉर्ड्स निकाल लेते हैं। अब अगले दिन हेयरिंग में नायर जनरल डायर को कटघरे में बुलवाता है। नायर उससे पूछता है कि आपने जलियांवाले बाग में गोली चलाने से पहले क्या लोगों को वार्निंग दी थी, जिस पे जनरल डायर कहता है कि मैंने उन्हें कोई वार्निंग नहीं दी थी, वो लोग हम पर अटैक करने वाले थे इसलिए मुझे डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ा। तब नायर कहता है कि वहां तो 8 साल के बच्चे भी थे, वो आप पे कैसे हमला कर रहे थे। नायर जान निसार की पूरी कहानी जज को बताता है और जनरल डायर के मेडिकल रिकॉर्ड्स भी कोर्ट में पेश करता है।
जिसमें लिखा होता है कि जनरल डायर का गुस्सा अनकंट्रोलेबल है और वो एक मानसिक बीमारी से भी जूझ रहे हैं। फिर नायर बताता है कि डायर बचपन से ही इंडियंस से नफरत करते हैं और जब उनके हाथ में पावर आई तो उन्होंने इंडियंस को कुचलना शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग कांड उसी नफरत का नतीजा है। ये सब सुनकर डायर अपना कंट्रोल खो देता है और नायर की कॉलर पकड़ लेता है, जिसको जज और जूरी दोनों साफ साफ देखते हैं और जज हियरिंग की डेट आगे बढ़ा देते हैं। रात में मैकिनली डायर और तीरथ से कहता है, अब हम नायर को ऐसे नहीं रोक सकते, हमें उसे किसी केस में फंसाना होगा। और फिर ये लोग पुलिस की रेड नायर के घर पर करवाते हैं। उस पे इल्जाम लगाते हैं कि उसने मिलिट्री के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को बिना परमिशन के एक्सेस किया है। इस बिना पर वो लोग दिलप्रीत और नायर दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। अगले दिन केस की फाइनल हियरिंग रहती है, पर नायर और दिलप्रीत कोर्ट में नहीं आ पाते। तब जज केस का फैसला जूरी पर छोड़ देते हैं और जूरी जनरल डायर को इनोसेंट डिक्लेयर कर देती है। ये केस यहीं पर खत्म हो जाता है। जब नायर को ये बात पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो जीतने के बाद भी हार चुका था। फिर वो वापस अपने घर चला जाता है। वहीं दिलप्रीत भी अपने घर वापस जाकर शादी की तैयारियों में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन नायर के पास कृपाल सिंह की चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा होता है कि आपने जिस बच्चे की वजह से ये केस लड़ना शुरू किया था वो मेरा ही बेटा था, और सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि उसने सुसाइड किया है, जरूर उसकी हत्या हुई है। ये सच जानकर नायर के होश उड़ जाते हैं और अगले ही दिन वो सीधा दिलप्रीत के पास आता है और उससे कहता है कि अब हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ये लोग लोअर कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, पर जज उनकी केस को तुरंत ही डिसमिस कर देते हैं। ये देखकर नायर को बहुत गुस्सा आता है और वो जज को कोर्ट रूम में ही गाली देने लगता है, जिसके बाद वो जज उस पर कंटेम्प्ट का चार्ज लगाता है और बार काउंसिल को भी उसका लाइसेंस सस्पेंड करने का ऑर्डर देता है।